स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक के बहुत सारे लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि मेनली ऑर्गेनो लिथियम, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम, ऑर्गेनो टिन, ऑर्गेनो टाइटेनियम और अब लास्ट में हम लोग ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड पढ़ रहे थे। किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को शुरू करने से पहले हम लोग उनके 5 पॉइंट पढ़ते हैं, जैसे सबसे पहला इंट्रोडक्शन, देन प्रिपरेशन कैसे वो बनाए जाते हैं, थर्ड उनकी प्रॉपर्टीज, फोर्थ उनका हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर या उनकी बॉन्डिंग, लास्ट में उसका एप्लीकेशन वगैरह देखते हैं। फिर साथ ही साथ में हम लोगों ने ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड जैसे देखा था कि वहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन क्या था वो भी मैंने बताया। साथ ही साथ में इसकी प्रिपरेशन स्टेप लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था और आपको पूरी 6 प्रिपरेशन के मेथड बताए थे कि किन 6 मेथड से ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड हम लोग जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड, जिसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करेंगे ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। जैसे जनरल किसी ऑर्गेनोमेटेलिक की प्रॉपर्टी होती हैं, मोस्टली वही हैं, कुछ डिफरेंस है वो सारे हम लोगों ने लिखा है, और जनरल प्रॉपर्टीज से क्या मैच होती वो भी लिखी हुई हैं। तो सबसे पहला इसकी प्रॉपर्टी में क्या है, डाई एल्काइल मरकरी कंपाउंड्स आर वेरी टॉक्सिक। वाई पहला हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में मरकरी वाला, जो कि टॉक्सिक होता है। जो Hg होता है, हमारी मरकरी होती है, वो पॉइजनस होती है। ये आप सबको शायद पहले से भी पता रहा होगा, अगर नहीं पता है तो अब नोट कर लीजिएगा। जो भी हमारी मरकरी होती है वो पॉइजनस होती है। डायरेक्ट मरकरी का यूज अगर स्किन के टच में आ जाए तो वो पॉइजनस ही होता है। साथ ही साथ में वोलाटाइल मतलब ये ज्वलनशील होता है, बहुत इजीली फायर पकड़ लेता है। वोलाटाइल लिक्विड है। आपको बताया था कि एक क्वेश्चन है, कई बार घूमता है, कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा कौन सा मेटल है जो कि हमारा लिक्विड स्टेट में होता है। तो सारे मेटल हमारे किस में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। सिर्फ मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इसलिए लिखा है वोलाटाइल लिक्विड एंड डिस्प्ले मॉडरेट थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब कंपाउंड जो हमारा है उसको हीट करने पे हीट रेजिस्टेंट अगर चीज होती है उसे हम बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंट है। द करस्पॉन्डिंग एरोमेटिक डेरिवेटिव्स, अभी हमने किसकी बात की, एल्काइल डेरिवेटिव, या बोल लीजिए R2, इसी के लिए हम क्या बोलते हैं R2Hg, ये बात कर लिए। अब लेकिन बात आ रही है किसकी, एरोमेटिक की। तो एरोमेटिक ग्रुप को हम लोग दिखाते हैं Ar से, और Hg की 2+2 वैलेंसी जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए Ar2 का Hg की हम बात करते हैं। वो जो होता है वो उसके लिए एरोमेटिक डेरिवेटिव्स आर स्टेबल सॉलिड्स, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और मोनो सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनोमरकरी कंपाउंड्स आर Xgx, मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्या हुआ, हमारा होता है R2Hg होता है। अब उसमें एक R ग्रुप को रिमूव कर दो, कोई दूसरा ग्रुप लगा दो, वही तो सब्स्टिट्यूशन होगा। और ये प्रिपरेशन मैंने देखी थी, हम लोग ने देखा था कौन सी रिएक्शन थी वो, HgR2 प्लस HgCl2। तो यहाँ का एक Cl, यहाँ का एक Cl और यहाँ का एक R, यहाँ से और यहाँ इंटरचेंज हो गए थे और बनने वाली स्पीसीज देखिए, एक R गया तो R ही, एक ही R बचा। Hg पहले से था, एक Cl इधर से आया तो क्या हुआ, Cl हो गया। दूसरी बनने वाली स्पीसीज ये क्या है, एक Hg है, Cl पहले से है, एक R इधर आ गया, R हो गया। तो देखिए RHgCl दोनों एक ही तो हैं, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2RHgCl। मतलब इसी रिएक्शन को क्या बोलते थे, रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन। लास्ट लेक्चर की लास्ट रिएक्शन हम लोगों ने यही स्टडी की थी। तो उसी तरह से मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड ये ऐसे हम बनाते हैं। साथ ही साथ में जो RHgX होते हैं मतलब एल्काइल, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स भी बोलते हैं। जब भी हैलाइड ग्रुप कोई आ जाता है तो ऐसे तो ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड है, लेकिन अगर वो वहां पे सब्स्टिट्यूशन हो गया किसी हेलोजन को, तो हेलोजन का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स। ठीक है, तो ये इनका नाम होता मर्क्यूरियल जब हेलोजन आते हैं, नहीं तो सिंपली ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड होते हैं। RHgX जो होते हैं वो भी सॉलिड्स होते हैं, वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विच कैन इजिली सब्लाइम्ड। सॉलिड जब है, एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करिएगा भी, जब भी कभी हम सॉलिड स्टेट देखते हैं तो सॉलिड स्टेट से क्या होता है, हम लोग अगर मूव करते हैं सॉलिड से किसमें, लिक्विड की तरफ। ये लीजिए, लिक्विड की तरफ अगर हम जा रहे हैं, सॉलिड से जाएंगे लिक्विड में,
तो एक ये स्टेट होती है कि सॉलिड से लिक्विड चले गए। सेकेंडली क्या होता है, लिक्विड से फिर कौन सी स्टेट में जाते हैं, लिक्विड से गैस स्टेट में जाते हैं। जैसे ही ये होता है तो इसमें हम क्या देखते हैं, जब भी सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो इस प्रोसेस को आप बोलते हो, इस प्रोसेस को आप बोलते हो मेल्टिंग। इसके लिए क्या बोलते हो, मेल्टिंग बोलते हो। और जब आप बात करते हो लिक्विड से गैस में जाने के लिए, तो इसका क्या है, कोई भी लिक्विड गैस की फॉर्म में जाता है उसको क्या बोलते हो, इस प्रोसेस को बोलते हो वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सॉलिड हो और सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए, कोई भी सॉलिड हो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी कौन सी रिएक्शन होगी, या इसका क्या नाम देंगे, इसी को ही हम बोलते हैं सब्लिमेशन। इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम नाम देते हैं सब्लिमेशन। तो ये हमारी होती है सब्लिमेशन। तो पीछे जो हमने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इजीली सब्लाइम्ड, तो है क्या, सॉलिड स्ट्रक्चर है, और थोड़ा सा टेम्परेचर राइज करो या रूम टेम्परेचर से थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाओ तो ये सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने लिख दिया है इजीली सब्लाइम्ड। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। दीज आर वाटर सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं, मैंने आपको याद करिए बताया था कि जितने भी हमारे कंपाउंड होते हैं वो सारे किसमें सॉल्वेंट हो रहे थे, मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जितने भी अभी पढ़े हैं, चाहे लिथियम का हो, चाहे एल्यूमिनियम का हो, चाहे टिन का हो, चाहे टाइटेनियम का हो। अब मरकरी की बात आ रही तो ये किसमें सॉल्वेंट हो रहे हैं, ये वाटर सॉल्युबल भी हैं। पहला देख रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक जो वाटर सॉल्युबल है, और सब में हाइड्रोकार्बन में हमारे सॉल्वेंट होते थे, जिसमें हेप्टेन, हेक्सेन या पेंटेन मोस्टली लेते थे या ईथर ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ये वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है। इसके पीछे भी रीजन है। इसमें जो एक्स ग्रुप हम लोग लगा रहे हैं वो फ्लोरीन हो सकता है, नाइट्रेट ग्रुप हो सकता है, SO2 ग्रुप हो सकता है, या इसको बोलते हैं क्लोरेट ग्रुप, या क्लोरेट ग्रुप हो सकता है विद द फॉर्मेशन ऑफ RH प्लस कैटायन। अब आप खुद बताइए, जब हमारे पास RHGX ग्रुप है, एक्स ग्रुप कैसा होता है, हेलोजन है, निगेटिव ग्रुप है, चाहे फ्लोरीन हो, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ये जैसे ही जाएगा तो बनने वाली स्पीसीज क्या होगी, RH पॉजिटिव होगा। वही चीज यहाँ बोल रहा है कि हमारा RH का कैटायन के फॉर्मेशन देखने को मिलती है। सेकंड प्रॉपर्टी, ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई कि ये सबलाइम होगा, वाटर सॉल्युबल होगा, सॉल्युबिलिटी एक तरह से देख लिया, या इसका स्ट्रक्चर टाइप का कि सॉलिड स्टेट है, कैसे कैसे प्रेजेंट हो रहा है। सिमिलरली द बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ए डाई ऑर्गेनोमर्करी। यहां पे क्या है, RHGX है, जिसको क्या बोलते हो, ऑर्गेनोमर्क्यूरियल। आगे नाम भी लिखा हुआ है ऑर्गेनोमर्क्यूरियल। जब RHGX हो जाए, मतलब ऑर्गेनोमर्करी में एक हेलोजन का इंसर्शन हो जाए, उसे मर्क्यूरियल नाम दे देते हैं। लेकिन जब हेलोजन नहीं होगा तो प्योरली क्या होगा, प्योरली ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड होगा। और जैसे ही होगा, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ डाई ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स आर मच लोअर देन एनालॉगस जिंक और कैडमियम। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा तो जब डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हो तो यहां पर Hg जो होता है, Hg होता है किसमें आता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ये हमारा होता है 3D सीरीज। मतलब यहां पे अगर लिखेंगे, ये होती है 3D सीरीज, ये होती है 4D सीरीज, ये होती है 5D सीरीज। इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन D10 टाइप की होती है, ये देखने को मिलती है। तो वही बोल रहा है, डाई ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड आर मच लोअर देन, यहां पे इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, किससे, जिंक और कैडमियम। मतलब ऊपर वाले मोर रिएक्टिव होते हैं जिंक और कैडमियम, मरकरी लेस रिएक्टिव होता है दोनों के, और दोनों एक ही फैमिली के हैं, इसीलिए एनालॉग बोल दिया गया है। जैसे कार्बन और सिलिकॉन एक में आते हैं तो वो भी एनालॉगस एलिमेंट होते हैं। सिमिलरली ये हमने बताई है आपको कि कैसे हैं। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्टिविटी की बात हो रही, पहली हमने देख लिया सॉल्युबिलिटी वगैरह कैसे, फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अदर केमिकल देख लिया कि इसकी कम है, दूसरे कैडमियम या हमारे जिंक की ज्यादा होगी, मरकरी की कम होगी। साथ ही में डाई अल्काइल मरकरी कंपाउंड्स आर नॉट सेंसिटिव टू एयर एंड मॉइस्चर। हमने अभी तक 4 कंपाउंड इससे पहले ऑर्गेनोमेटेलिक डील किए हैं, ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम, ऑर्गेनोटिन, ऑर्गेनो टाइटेनियम। बोथ, मतलब बोथ क्यों बोले, ऑल 4 आर सेंसिटिव टू एयर और मॉइस्चर। हमने हर जगह आपको बताया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यही होते हैं कि जो एयर से या जो भी हमारे मॉइस्चर है उन सबसे रिएक्शन करते हैं। इवन मीथेनॉल, वाटर और ईस्टर, कीटोन, इन सब से भी रिएक्शन करते थे, मैंने रिएक्शन भी करके दिखाई थी। लेकिन यहां पर ये बोल रहा है कि हमारे जो भी मरकरी कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनोमर्करी, वो एयर और मॉइस्चर से सेंसिटिव नहीं होते हैं। उसके बाद इसकी फोर्थ रिएक्शन में प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी प्रॉपर्टी है इनकी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, डाई अल्काइल एज वेल एज डाई एराइल।
चाहे वो R2Hg हो चाहे Ar2Hg हो, बोथ कंपाउंड रिएक्ट विद ए हाइलाइट। हैलाइड से रिएक्ट करते हैं मतलब हेलोजन से, X है BrScl है कुछ भी, ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से रिएक्ट करेगा और बनाएगा एक नया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और मेटालॉइड। या तो ऑर्गेनोमेटेलिक होगा या मेटालॉइड होता। मेटालॉइड क्या होता है? जिनमें इलेक्ट्रॉन जिनकी पास प्रॉपर्टी होती मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, उनको बोलते हैं मेटालॉइड। जैसे कि सिलिकॉन होता है मेटालॉइड होता है। और उसके एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, टिन, लिड या फास्फोरस, आर्सेनिक। इस तरह के मेटल के हैलाइड से रिएक्शन करके नए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या नए ऑर्गेनोमेटेलॉइड कंपाउंड की जनरेशन करते हैं। फिर से देख लीजिए, डाई अल्काइल एज वेल एज डाई एराइल ग्रुप रिएक्ट विद हैलाइड्स ऑफ लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। जैसे बोरॉन का है तो BCl3 बनता है, सिलिकॉन का है तो SiCl4 हम पढ़ते हैं। फिर लिड का है Pb है PbCl2 PbCl4 टाइप का पढ़ते हैं। टिन है SnCl4 होता है। फास्फोरस है नाइट्रोजन ग्रुप का है तो PCl3 PCl5 पढ़ते हैं। आर्सेनिक भी फास्फोरस का है तो AsCl3 और AsCl5 भी हम देखने को मिलता है। चलिए इनकी रिएक्शन देख लेते हैं, इनकी जो हमने बताई है। इनकी रिएक्शन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि विज्ञान वृक्ष आपके लिए लाया है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे आपके लिए कंप्लीट BSc का सिलेबस। आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ रहे होंगे तो वहां के यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आप वेबसाइट पे जाइए या ऐप पे जाइए, तो सबसे पहले स्टेट और उसके बाद फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करिए और अपना सेमेस्टर सिलेक्ट करिए, तो आपको दिख जाएगा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सीक्वेंस मैनर में विज्ञान वृक्ष ने आपके लिए कंटेंट रिकॉर्ड करके प्रोवाइड किया है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट, आपको नोट्स वगैरह बनाने की भी जरूरत नहीं है। रीजन है कि विज्ञान वृक्ष आपको जितना भी कंटेंट है PDF फॉर्म में प्रोवाइड करता है, जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, तो आपको नोट्स वगैरह बनाने की भी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आप CUET PG की अगर बात करते हैं तो CUET PG एग्जाम होता है अपनी मास्टर्स के लिए। अगर आप में से कई बच्चे ग्रेजुएशन वाले जो मास्टर्स में केमिस्ट्री से MSc करना चाहते हैं तो उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है। अच्छे कॉलेज से पढ़ने के लिए, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी से CUET PG, जिसकी कोर्स विज्ञान वृक्ष ऐप पे जाकर आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल की गई है। लेकिन आप में से कई बच्चों का सपना IIT में जाने का होता है, NIIT में जाने का होता है और बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने का होता है, तो उन सब के लिए एग्जाम क्रैक कराया जाता है, एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है IIT JAM, जिसका कोर्स विज्ञान वृक्ष ने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे रखा है। आप में से कई बच्चों ने सपना देखा होगा, उस सपने को साकार करने में विज्ञान वृक्ष आपकी मदद करता है। कैसे? बहुत ही जो उम्दा क्वालिटी का कंटेंट है वो प्रोवाइड करके, और दूसरा उसकी क्वालिटी के साथ साथ उसकी जो प्राइस है उसकी वैल्यू को बहुत ही नेग्लेजिबल करके आपकी हेल्प करता है। तो आप जाएं और तुरंत ही IIT JAM, CUET PG या आपका फुल सेमेस्टर कोर्स परचेज करें, आप जिस भी फील्ड में भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ में आप अगर MSc में कंप्लीट कर चुके हैं, मास्टर्स में हैं या मास्टर का सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर है या मास्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपके लिए एग्जाम IIT गेट और CSIR नेट जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम हैं। आप सबको इतना तो पता ही है इन एग्जाम की क्या वैल्यू है। साथ में इन कंटेंट का IIT गेट और CSIR नेट का एक अलग लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ये बहुत ही अफोर्डेबल मिनिमम प्राइसेस में है, बिल्कुल उसी तरह ये अफोर्डेबल और मिनिमम प्राइस पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ में IIT में गेट में अगर आप रैंक बहुत अच्छी लाते हैं तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू का मौका मिलता है गवर्नमेंट जॉब में, और वो भी गवर्नमेंट जॉब ऐसी वैसी नहीं जो नॉर्मल हो। जॉब भी कहाँ मिलती है? PSUs कौन से हैं? जो हमारा इसरो है, DRDO है, बार्क है, ONGC, गेल, बेल, इस तरह के जो रेपुटेड इंस्टीट्यूट हैं, इनमें सिर्फ आपको एक इंटरव्यू के बेस पे डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिलती है। और अगर आपका किसी कारणवश अच्छी रैंक नहीं आ पाई तो आप जॉब तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन आप IIT से MTech कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि मैं तो सर MSc कर चुका हूं तो MTech करने का क्या फायदा? तो आप MTech की जगह वहां से PhD कर सकते हैं, और ड्यूरिंग द PhD आपको मिलती है भारी भरकम फेलोशिप। और अगर आप में से कई बच्चों का पैशन है टीचिंग का और वो चाहते हैं टीचिंग का
फील्ड ज्वाइन करने के लिए, तो उन सब के लिए एक एग्ज़ाम कंपलसरी होता है टीचिंग के लिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको CSIR कंडक्ट कराती है। तो CSIR नेट एग्ज़ाम क्रैक करके आप एप्लीकेबल हो जाते हो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी टीचिंग करने के लिए। साथ ही साथ में अगर आपने JRF भी कर लिया, कुछ मार्क्स थोड़े से CSIR नेट से 2-4% ज़्यादा कट ऑफ जाती है, अगर आपने JRF क्रैक किया तो आप किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च लैब में जाके एडमिशन ले लीजिए PhD में। उसमें कंटिन्यूअस 5 ईयर तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाती है फेलोशिप, जिसको आप स्कॉलरशिप बोलते हो। तो आप अपनी PhD के दौरान ही पैसे इकट्ठे कर सकते हो और साथ ही साथ में अपनी PhD अच्छे इंस्टीट्यूट से कर सकते हो, क्योंकि JRF वगैरह कंप्लीट करने से या IIT गेट क्वालिफाई करने से आपको बहुत ही अच्छी जगह इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं, आसानी से मिलते हैं। रीज़न उसके पीछे है कि जब आप कहीं पे अप्लाई करते हो और आपके CV में या आपके एप्लीकेशन में नीचे जहां ऑप्शन होगा वहां आपने लिखा होगा कि IIT गेट क्वालिफाई बाय दिस रैंक या CSIR नेट क्वालिफाई विद JRF, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा और टीचर आपको ऐसे ही सिलेक्ट कर लेगा ईजिली। तो आप तुरंत जाइए, ऐप डाउनलोड करिए और वहां से तुरंत ही कोर्स परचेज करिए। अगर आप UG की तैयारी कर रहे हैं PG के लिए, तो आप ये वाले अप्लाई करिए, कोर्स खरीद लीजिए। और अगर आप MSc या मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो IIT गेट और CSIR नेट जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम को परचेज करिए विज्ञान वृक्ष के साथ और जुड़े रहिए। चलिए, हम लोगों ने देख लिया था कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे जो भी हमारे डाई एल्काइल और डाई एराइल मरकरी कंपाउंड है, मतलब R2Hg या Ar2Hg, वो रिएक्ट करते हैं हैलाइड्स ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल या मेटलॉइड। कौन से? बोरॉन, लिथियम, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, बोरॉन है, सिलिकॉन है, टिन है, आर्सेनिक है, फास्फोरस है, इनके पीस। अब जैसे फास्फोरस है क्या बनाता है? PCl3। बोरॉन है क्या बनाता है? BCl3। तो इनके साथ रिएक्शन करके नया ऑर्गेनोमेटेलिक टू जनरेट, यहां पे मैंने लिखा था टू जनरेट न्यू ऑर्गेनोमेटेलिक और मेटलॉइड कंपाउंड। यहां पे मैंने उनकी रिएक्शन लिखी है, देखिए R2Hg है, इसी को बोला था डाई एल्काइल या डाई एराइल ग्रुप हो, किसी भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल के हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करके नया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जनरेट करेगी। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये हमारा R2Hg है, BCl3 है, और आपको पता है बोरॉन के पास क्या होती है? वैकेंट P होती है। जैसे ही वैकेंट P होगी, इसके साथ R निकलता है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक हैं, चाहे LiR हो, MgR हो, ऑर्गेनोटिन में हमने क्या पढ़ा था? SnR हो, एल्यूमिनियम में क्या पढ़ा था? AlR हो, अभी टाइटेनियम में क्या पढ़ा है? टाइटेनियम में TiR हो, इन सब में निगेटिव R निकलता है, मतलब ऑर्गेनिक ग्रुप निगेटिव फॉर्म में कार्बन आयन निकलता है, और ये बनने वाला निगेटिव आयन इसके P में ऑर्बिटल में अटैक करेगा, यहां से Cl निकलेगा, और जो Cl निकलेगा वो हमारी यहां जो वैकेंसी खाली हुई इसी से आके जुड़ जाएगा। तो आपको बनने वाली स्पीसीज क्या दिखेगी कि BCl2 है, मतलब BCl2 जो था उसी में एक R ग्रुप आके जुड़ गया, तो हमारा बन गया RbCl2, एक नया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, साथ ही में HgCl2 हमारा निकल गया। अब देखिए RbCl है, तो किसी भी मेटल के साथ ऑर्गेनिक मोइटी डायरेक्ट लिंक होती है, इसी को ही हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यही हमारी बेसिक डेफिनेशन थी। सिमिलरली SiCl4 है, इसमें भी हमारा निगेटिव चार्ज आएगा, एक Cl बाहर जाएगा, वही Hg के साथ जुड़ जाएगा, और हमको क्या मिलेगा? RHgCl। और इसको क्या बोलते हो? थोड़ी देर पहले ही बताया है, इसको ऑर्गेनो मर्क्यूरियल बोलते हैं, ना कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड नहीं। जब भी कोई हेलोजन आ जाए तो ऑर्गेनो मर्क्यूरियल कंपाउंड बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे ऑर्गेनो मर्क्यूरियल कंपाउंड तो देखने को ही मिलेगा, साथ ही साथ में RSiCl ऑर्गेनिक ग्रुप और मेटलॉइड। Si क्या होता है? मेटलॉइड होता है, तो ऑर्गेनो मेटलॉइड कंपाउंड मिल गया। तो फिर हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं Sn वाला। Sn टिन है, टिन में जैसे ही है फिर से ये हमारी ऑर्गेनिक मोइटी निगेटिव है, Sn के पास d ऑर्बिटल है, तुरंत इसका अटैक इसमें होगा। जैसे ही अटैक होगा 2 Cl बाहर होंगे और 2 Cl हमारे किसके साथ आके जुड़ जाएंगे? Hg के साथ आके जुड़ जाएंगे। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मरकरी के साथ अगर दोनों R ग्रुप होते हैं तो ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड, लेकिन एक का सब्स्टिट्यूशन हो जाए RHgX बन जाए या RHgClBr कुछ भी लग जाए तो उसे क्या बोलते हो? ऑर्गेनो मर्क्यूरियल कंपाउंड्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल मरकरी। ये देखिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ये क्या है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल मरकरी ऑब्टेन्ड कैसे हम बना सकते हैं? ऑब्टेन्ड बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन ऑफ मिथाइल डाई
ऑर्गेनो डेरिवेटिव्स ऑफ मरकरी। थोड़ी देर पहले ही ये रिएक्शन मैंने बताई थी आपको कि जब भी हमको मिथाइल मर्क्यूरियल या आप बोल लिए ऑर्गेनो मर्क्यूरियल कंपाउंड बनाना होता तो वहां हम क्या करते हैं, वहां पे हम इसी के हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। और यहां पे मैंने एक्सप्लेन भी किया था, इस जगह पर यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे बता रहा था कैसे RHGX कैसे बनाया जाता है। वही यहाँ पे रिएक्शन आ गई है कि यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन का यूज किया गया है, एक हेलोजन का यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन का यूज किया गया है। देखिए कैसे हुआ है, इसका निगेटिव पार्ट होगा, इसका निगेटिव पार्ट होगा, इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में एक जाएगा और एक इधर से वापस आ जाएगा और इंटरचेंज रिएक्शन हो जाएगा। इसी को कह रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन। रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन से आपको प्रोडक्ट मिल रहा है RHGX, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम ऑर्गेनो मर्क्यूरियल नाम है, आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि हम लोगों ने कंक्लूजन टाइप का बना के लिख दिया है और मैं बार बार कह रहा था, अभी आगे मिलेगा। ये लीजिए आपके सामने आ गया है ऑर्गेनो मर्क्यूरियल, ठीक है, यही है ऑर्गेनो मर्क्यूरियल। ऑर्गेनो मर्क्यूरियल क्या है, आपके सामने मैंने दिखा दिया है कि इसको बोलते हो आप ऑर्गेनो मर्क्यूरियल। चलिए ये इसी के ऊपर और रख देते हैं, एडिट डबल, जिसमें आपको याद रहेगा, ठीक है। ऑर्गेनो मर्क्यूरियल कैसे रिएक्शन करेगा आप देख लीजिए। यहां पे हमने लिया है MEOH और साथ में लिया है PDCl4। PDCl4 यहां पे देखिए PDCl4 है, PDCl4 टू निगेटिव जो है, तो PD की जो वैलेंसी है कितनी हुई, ये -2 है, ठीक है। इसको हमको पता नहीं कितनी है, आपको एक बार मैं वैलेंसी वहां पे वैसे मैंने कोऑर्डिनेशन में बताई थी आपको, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कैसे निकालते हैं। ये हमारा हो गया, जिसकी निकालनी है उसको X, फिर ऐड कर दो। क्लोरीन की कितनी होती है -1 और टोटल क्लोरीन कितने हैं 4, तो मल्टीप्लाई कर दो और इक्वल्स टू में कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है वो रखते हैं। यहां -2 है तो -2 +2 होता है तो +2, 0 है कुछ नहीं है तो 0 रख देते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे आएगा -4 इक्वल्स टू -2 और x इक्वल टू -2 इधर है और ये -4 का जैसे हम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है +4 हो जाएगा, क्योंकि उधर चला गया है, ट्रांसफर किया है। और जैसे ही देखोगे -2 और 4, 4 रुपए पॉजिटिव में 2 रुपए नेगेटिव में, तो आपके पास बचेगा पॉजिटिव में 2। तो हमारा यहाँ पे पैलेडियम जो है, पैलेडियम की वैलेंसी कितनी आएगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बोल सकते हैं आप, देख लीजिएगा, नोट कर लो, यहां से आप इसको नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे PDSCO है, CO मतलब कार्बोनिल है और कॉपर सॉल्ट है। Cu डबल का देने का मतलब है चाहे वो CuCl2 लिख दे चाहे ये लिख दे, बात वही है, सिंपल सा आपका दिखाया गया है। यहाँ पे PD2 भी लिख सकता था, PD2 भी लिख सकता है, लेकिन उसने सिंपल दिखाया PDCl4, उसके ऊपर 2 चार्ज है। अब इससे हमें क्या मिलता है, हमको देखने को मिलता है ईस्टर की फॉर्मेशन। ये हमारा क्या है, ईस्टर है। R ग्रुप एक यहां से हमने लिया, एक ये R ग्रुप, ये हमारा CO हो गया और ये वाला OMe ग्रुप, ये वाला हमारा R ग्रुप हो गया, ऊपर वाला CO ग्रुप ऐसे हो गया। अब इसकी एक जो वैकेंसी खाली है तो यहां से OMe आके पूरी इसकी मैकेनिज्म है, उससे आपको नहीं मतलब, बस आप समझ जाइए कैसे हमारा प्रोडक्ट बना है। RCOOMe प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाता है, आपके सामने मैंने बना दिया है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं कोई भी BH4 निगेटिव, क्या है BH4 निगेटिव, वही है ये हमारा कंपाउंड NaBH4 ही है। NaBH4 जो आप पढ़ते रहते हो ये वही है, या आप AlH4 जो पढ़ते रहते हो ये वही है। मतलब यहां से निकलता क्या है, हाइड्राइड डोनर होते हैं ये, इनको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। भर भर के आप ये पढ़े होंगे। ये क्या करता है, कुछ और नहीं, H- देता है, H- देगा और यहां से हमारा R है, RH बन जाएगा जाके आपको, और आपको स्पीसीज जो है R होता है, R ग्रुप कौन सा होता है CH3 मान लीजिए, और अगर इसमें H जोड़ दोगे तो इसको क्या बोलते हो, एल्केन बोलोगे। सिमिलरली जब भी आप हाइड्राइड के साथ, हाइड्राइड डोनर के साथ रिएक्शन कराओगे या रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको बनने वाली स्पीसीज एल्केन देखने को मिल जाएगी, एल्केन स्पीसीज देखने को मिल जाएगी। आपके सामने मैंने बना दिया है। सिमिलरली जब हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, HgI2, ये HgI2 क्या खुद ही के साथ अभी पीछे देखा है रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन कराई गई है। ये देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन HgX2 था, HgX2 के साथ हमने रिएक्शन कराया था डाई ऑर्गेनो
मरकरी कंपाउंड के साथ, तो हमें क्या देखने को मिला था, रिडिस्ट्रीब्यूशन। वही चीज यहाँ पे भी है कि यहाँ पे 2 हैं तो एक आई इधर जाएगा, एक आर इधर आएगा, और हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 RHGI देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक HGI तो यही है, एक आर इधर से आ गया तो HGI एक यहाँ बन गया, और RHG तो यहाँ पे है, और H एक यहाँ से आई भाग गया, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 2 नहीं, ये वाला इधर जाएगा तो दूसरा कंपाउंड बनेगा, मतलब ये वाले में ये बनेगा और दूसरा भी बनेगा वही Hg, लेकिन इधर हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, इधर X हो जाएगा, एक HgXR बनेगा। ये स्पीसीज दोनों देखने को मिले, क्योंकि यहाँ X कुछ भी हो सकता है, 2 हम लिख देते, अगर यहाँ I होता तो 2 लिख देते, लेकिन X कुछ भी हो सकता, मान लीजिए Cl हुआ तो यहाँ तो हम दोनों बना नहीं सकते हैं, इसलिए RHGX है। लेकिन अगर ये भी आयोडाइड होता तब हम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिख देते सिंपली। यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्या था, X2 थे दोनों, और इसमें हमने बना दिया था, यहाँ पे हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि हमारे सामने ये कंपाउंड बनता दिख रहा है। फिर हम बात करते हैं RHGI की, ये भी हैलोजन है, मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड। बात क्या है, ये हमारा R है, यहाँ R डैश है, जैसे ही इसकी रिएक्शन कराओगे तो हमें एक फिर से यहाँ पे एल्केन देखने को मिलता है। एल्केन हमें फॉर्म होते हुए दिख रहा होगा, साथ में RCOCl ग्रुप जो होता है इसे आप बोलते हो एसाइल क्लोराइड। कोई अगर मान लो Cl ना होता तो हैलाइड होता, तो एसाइल हैलाइड हो जाता, और ये हमारा क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जब याद होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपने 11th-12th में पढ़ी है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 तरह की होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ये एसाइलेशन वाला यही है जिसमें COCl जाके बेंजीन पे अटैक कर देता था इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। FeCl3 के प्रेजेंस में या AlCl3 के प्रेजेंस में जब RCOCl लेते हो तो बेंजीन के ऊपर हमारा COCl ग्रुप लग जाता था एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको आप बोलते थे। वही चीज यहाँ पे है, R ग्रुप यहाँ से आएगा, COCl यहां से आएगा, और बनने वाली स्पीसीज यहां पे आपको कीटोन देखने को मिलेगी। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कंप्लीट प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली हैं ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड की। याद रखिएगा, मरकरी कंपाउंड में, ऑर्गेनो मरकरी में अगर एक सब्स्टिट्यूट करके हैलोजन ले आते हैं तो उसको हम नाम देते हैं ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में इसी मरकरी कंपाउंड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।